कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब माँ। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के गांव में चरण नाम का एक आदमी अपने 2 बेटियों के साथ रहता था। चरण बहुत ही मेहनती और दयालु इंसान था। चरण की बड़ी बेटी का नाम था नीलू और छोटी बेटी का नाम था पार्वती। नीलू भी बड़ी समझदार और मेहनती थी। वो बचपन से अपने माता पिता का हर कहा सुनती थी और पार्वती बिल्कुल उसके विपरीत थी। वो हमेशा जिद पर अड़ जाती थी। ये देख चरण हमेशा सोचता था, मेरी बेटी नीलू कितनी मासूम, नेकदिल और समझदार है। मुझे हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। एक दिन उनके गांव में मेला लगता है। चरण अपने दोनों बेटियों को लेकर मेला देखने जाता है। तभी नीलू को एक गुड़िया पसंद आ जाती है और नीलू अपने बाबा से, बाबा मुझे वो गुड़िया चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद आई है। अच्छा ठीक है बेटी। चरण नीलू को वो गुड़िया लेकर देता है। तभी पार्वती, बाबा मुझे भी ऐसी ही गुड़िया चाहिए। अरे बेटा पार्वती, एक गुड़िया तो अभी ली ना हमने, तुम दोनों बहनें बारी बारी के उसके साथ खेलना। नहीं बाबा, मुझे वो गुड़िया बस मेरे लिए चाहिए, जिसके साथ मैं सिर्फ अकेली खेलूंगी। नीलू पार्वती की जिद सुनकर चरण से कहती है, बाबा ये गुड़िया आप पार्वती को दे दो। अगली बार जब मेला लगेगा तब आप मुझे कुछ और खरीद कर देना। नीलू अपने हाथ की गुड़िया पार्वती को दे देती है। ये सब देखकर चरण सोचता है, सच में भगवान, तुमने मुझे बहुत समझदार बेटी दी है, जिसे अपने माता पिता के हालातों के बारे में पता है तो बेचारी किसी चीज़ की जिद नहीं करती। चरण हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचा करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बड़ी बेटी कभी भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भी नहीं मांगेगी। वो हमेशा उसका ध्यान रखा करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। नीलू और पार्वती अब बड़ी हो गई थी। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। उनके लिए अब रिश्ते आना शुरू हो गए थे। ये देखकर चरण अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। चरण को चिंता थी तो उसकी बड़ी बेटी की, उसके सीधे साधे स्वभाव की। ससुराल जाकर अगर मेरी बेटी को अच्छी सास नहीं मिली तो मेरी बेटी तो घुट घुट कर मर जाएगी, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। नहीं, मुझे नीलू के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना पड़ेगा। वो गरीब रहेगा तो चलेगा, पर मैं मेरे नीलू के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा। इसीलिए चरण एक परिवार जो उनके बराबरी का भी नहीं था, फिर भी ऐसे परिवार में नीलू की शादी कर देता है और अपनी कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसे दहेज में दे देता है, ताकि आगे जाकर नीलू को उसके ससुराल वाले कुछ ना बोल सके। नीलू जब पहली बार अपने ससुराल जाती है और देखती है तो उनके यहाँ ना रहने के लिए अच्छा घर था, ना घर में कोई सामान। अगले दिन जब वो अपने बाबा के घर आती है तो अपने बाबा से कहती है, बाबा आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? वहाँ ठीक से रहने की जगह भी नहीं है, ना ही घर का सामान है। मैं अपनी गृहस्थी कैसे संभालूं बाबा? बेटी मुझे सब पता है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और रही बात घर और सामान की, तो बेटा मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढा है वो लाखों में एक है। दामाद जी तुम्हारे लिए बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तुम फिक्र मत करो बेटा, वो बहुत मेहनती लोग हैं, बस तुम्हें उनके पीछे हर हाल में खड़ा रहना है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सोचा होगा वो बिल्कुल सही होगा बाबा। शादी की रस्म पूरी होने के बाद नीलू अपने ससुराल पहुंच जाती है। उस दिन के बाद नीलू ने कभी उस बात का जिक्र तक नहीं किया। जो नीलू ने अपने बाबा के घर कभी खेतों में काम नहीं किया था, वो अभी अपने पति शंकर के साथ लोगों के खेतों में मजदूरी भी करने लगी थी। धीरे धीरे शंकर के घर के हालात भी बदल जाते हैं। शंकर और नीलू मिलकर कुछ जमीन किराए से लेते हैं। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ ही सालों में शंकर खुद की जमीन खरीद लेता है। ऐसे ही एक दिन शंकर नीलू से, भाग्यवान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा तो नसीब ही बदल गया है। और मैं तुम्हें इस बात की दाद देता हूँ कि तुम्हारे बाबा के घर तुम कभी खेतों में नहीं गई, लेकिन तुमने मेरा बखूबी साथ दिया। ऐसा साथ पाने के लिए लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी तुम मुझे मिली हो। जाइए, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। पति और पत्नी का तो काम ही है ना एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देना। इसमें मैंने क्या बड़ा कर दिया? अच्छा भाग्यवान, चलो खाना खाते हैं। जी मुझे तो कब की भूख लगी है। आप ही हो कि इधर उधर की बातें कर रहे हो? अच्छा बाबा चलो। शंकर और नीलू हंसते हंसते खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का काम कर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दोनों के दिन बीत रहे थे। दोनों मेहनत कर रहे थे और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे थे। शंकर कभी खेतों के साथ कोई भी धंधा शुरू करता तो नीलू हर उस काम में शंकर को पूरा सहयोग कर देती थी।
धीरे धीरे दोनों तरक्की करने लगे। अब शंकर और नीलू को एक सुंदर सा लड़का होता है जिसका नाम वो सागर रखते हैं। अब सागर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घर में खुशहाली छाई हुई थी। शंकर और नीलू भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन शंकर नीलू से कहता है, भाग्यवान, तुम जब शादी कर हमारे घर आई तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज देखो, ज्यादा नहीं है लेकिन आज हमारे पास खुद का खेत है, अच्छा सा परिवार और ये छोटा सा लेकिन अच्छा घर है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि ये सब इतने जल्दी कैसे हुआ। हाँ जी। बस भगवान हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, हमें हमेशा मेहनत की ताकत दे। दोनों बातचीत करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब सागर भी 12वीं की परीक्षा देकर आगे सीखने के लिए बाहर जाता है। नीलू और शंकर इधर बहुत मेहनत करके सागर को पढ़ाते हैं। सागर भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की छुट्टियां लगने की वजह से सागर घर आता है। तभी सागर शंकर से, बाबा, अब मुझे 1 महीने की छुट्टी है, आप बस ये 1 महीना आराम कीजिए, खेत के सारे काम मैं कर लूँगा। सागर की ये बात सुनकर शंकर को अच्छा लगा कि मेरी बेटे को हमारी फिक्र है। लेकिन शंकर सागर से कहता है, हाँ बेटा, जरूर काम करना तुम, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आगे जाकर काम ही काम करना है। ठीक है बाबा, लेकिन आप मुझे छोटे काम भी तो बता दिया करो, उतना ही आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही एक दिन शंकर शाम को फसल में पानी देने के लिए खेत में निकलता है। रास्ते से जाते वक्त शंकर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गांव वाले शंकर को उठाकर पास के शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। सर पर मार लगने की वजह से शंकर कोमा में चला जाता है। सागर भी अस्पताल पहुंच जाता है। वहां के अस्पतालों में नई तकनीक ना होने के कारण वहां के डॉक्टर उन्हें दूसरे शहर एम्बुलेंस में भेज देते हैं। दूसरा शहर दूर होने के कारण शंकर रास्ते में ही चल बसते हैं। सागर के तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इधर नीलू को इस बात का कोई पता ही नहीं था। रात भर सागर अपने बाबा शंकर के पास बैठकर रोता है। अगली सुबह सागर और गांव वाले शंकर को घर ले आते हैं। नीलू तो ये सब अचानक देखकर अपने होश खो बैठती है। सागर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर घर आता है। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? अब कौन मुझे इतना प्यार करेगा? माँ, कौन मेरे पीछे खड़ा होगा? कौन मुझे घर आते ही गले लगाएगा? माँ, मैं अब बाबा शब्द कभी अपने जिंदगी में नहीं बोल पाऊंगा ना माँ, बताओ ना माँ। चुप हो जाओ मेरे बेटे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी नीलू के ऊपर आ जाती है। सागर टूट ना जाए इसलिए नीलू कभी सागर के सामने नहीं रोती, और सागर भी अपनी माँ को ज्यादा दुख ना हो इसलिए वो भी कभी अपनी माँ के सामने नहीं रोया। दोनों एक ही जगह सोते और हर रात रोते थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने कभी समझने नहीं दिया ताकि कोई कमजोर ना पड़े। सब विधि संपन्न होने के बाद सागर और नीलू दोनों ही तुरंत अपने खेतों में काम शुरू कर देते हैं। सागर दोपहर तक खेतों में काम करता था और दोपहर के बाद शहर जाकर कोर्ट कचहरी के लिए लगने वाले कागजात जमा करता था। आज तक उसे ऐसा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठता और अकेला जितना जी चाहे रो लेता और घर आकर अपने माँ से कहता, माँ सब ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन नीलू सागर से, बेटा तुम इधर खेती पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे बेटा। हाँ माँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। सागर खेती के थोड़े काम करके परीक्षा देने जाता था। उस साल सागर सारे विषय में फेल हो गया। तब उसे सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी लोग कहने लगे, अरे देखो, बाप गया तो लड़का बिगड़ गया, ये लड़का तो अब कुछ नहीं कर सकता। और रिश्तेदार और समाज के लोग सागर को ऐसे भला बुरा कहने लगे। सागर और मन ही मन में टूटने लगा। वो अपने बाबा के बहुत ज्यादा करीब था। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था उसे अपने बाबा का अंतिम संस्कार उसकी आंखों के सामने आता था। वो किसी भी चीज में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। ऊपर से लोग उसे हिम्मत देने के बजाय भला बुरा कहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि सागर ने जान देने की सोच ली, क्योंकि वो करने कुछ और जाता था और हो कुछ उल्टा ही जाता था। एक दिन वो रात को उसके गांव के पास वाले बड़े पुलिया पर गया और वहां से छलांग लगाकर अपने जान देने वाला था। तभी उसने सोचा, अगर मैं ऐसे डर के जान दे दूंगा तो मेरी बात मेरे माँ का क्या होगा। वो वापस नीचे उतरकर घर गया और घर जाकर माँ को गले लगाकर बहुत रोया। क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। इधर घर के हालात बहुत खराब थे। नीलू दिन रात मेहनत करती थी और बस उसे एक ही आस थी कि सागर एक बार अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं नौकरी करने लगे। लोग भले ही सागर को कुछ भी कहते थे, लेकिन नीलू को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था
कि सागर बस उसके बाबा के जाने की वजह से अंदर से टूट चुका है। उसकी उम्र ही क्या है, वक्त के साथ मेरा बेटा कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। 1-2 साल बीत जाते हैं, सागर एक अच्छी नौकरी पर लग जाता है। माँ, मुझे नौकरी लग गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम अच्छा कर ही लोगे। उस दिन के बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। फिर भी नीलू अपना खेती का काम कभी नहीं छोड़ती। वो अपनी खेती का काम करती रही क्योंकि उसे उस खेत की कीमत पता थी। उस खेतों में शंकर की यादें थी। सागर भी अपने खेतों से उतना ही प्यार करता था जितना नीलू। रामपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी दूसरी पत्नी गंगा, उसकी बेटी शमा और उसके पहले पत्नी की लड़की रेवती भी उसके साथ रहा करती थी। घर में सब हंसी खुशी रहा करते थे। उनके घर में गाय भैंसें बहुत थी और उनकी जिम्मेदारी गंगा पर थी। गंगा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे गंगा, आज इतना दूध बच गया? अरे वो आज कुछ ग्राहक आए ही नहीं। अच्छा, तुम इसका कुछ बना दो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। जी हाँ, बना दूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा। ऐसे ही एक दिन गंगा की पड़ोसन सुशीला उसके साथ बातें कर रही थी। अरे गंगा, तुम्हारी बेटी शमा कितनी सुंदर दिखती है और रेवती तो उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है, मगर उसे किसी भी चीज का गर्व नहीं है। हाँ, वो तो है, मगर मेरी शमा ही दिखने में ज्यादा सुंदर है। तुम कुछ भी कहो। हाँ, तुम जो कहती हो वही सही होगा। गंगा अपने घर में चली आती है। घर में आने के बाद उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगते हैं। इस रेवती को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मेरी बेटी से खूबसूरत और कोई दिख ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गंगा रेवती के सौंदर्य की वजह से उसे बहुत भला बुरा कहती थी। उसे बहुत सारा काम करने को देती थी। बेचारी रेवती सारा काम करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा काम करके वो थक गई थी और सोने जा रही थी। तभी वो अपने माँ के कमरे के पास गई और मन ही मन बोली, माँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पता नहीं, मगर तुम मेरी माँ हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मान लेती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैर के पास पड़े एक सांप पर गई। वो जोर से चिल्लाई और तभी वो सांप जाकर उसकी सौतेली माँ को काट लेता है। सांप के काटते ही गंगा नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है। माँ, तुम्हें सांप ने काटा है, मैंने अभी देखा है, वो वहाँ गया है। अब मैं क्या करूँ? मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। हे भगवान, बचा ले मुझे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पति श्याम और उसकी बेटी शमा भी वहां आ गई। सब लोग बहुत चिंता में डूब गए। तभी रेवती ने अपने माँ के पैर को एक कपड़े से बहुत पक्का बांध दिया और जहाँ उस सांप ने काटा था वहां अपना मुंह लगाकर खून चूसने लगी। वो खून बाहर थूककर निकालने लगी। धीरे धीरे रेवती बेहोश हो जाती है और उसी के साथ गंगा भी बेहोश हो पड़ती है। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो भगवान। ऐसा कहकर श्याम बहुत घबरा जाता है और अपने पड़ोसी मित्र रंगा के पास मदद मांगने जाता है। रंगा, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसके पैर को रेवती ने चूस लिया, इसलिए अब वो भी बेहोश हो गई है। मेरे साथ चलो, हम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ हाँ चलो। रंगा और श्याम उसके घर गए और उन दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनको सांप ने काटा है, इनका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बेटी दोनों को बचा लीजिए। जी। ऐसा कहकर श्याम और रंगा बाहर खड़े रहते हैं। रेवती और गंगा को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर लिया जाता है। श्याम बहुत चिंता में पड़ जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके पति कौन है और पिताजी? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरी लड़की है, उसने अपने माँ की जान बचाई है। हाँ, अब वो दोनों खतरे से खाली है, उस लड़की ने उनकी जान बचाई है। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? जी हाँ, अब आप उनको मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। श्याम गंगा और रेवती को देखने के लिए अंदर कमरे में जाता है। तभी गंगा आंखें खोलती है। अजी, मुझे तो सांप ने काटा था ना? हाँ गंगा, तुम्हें सांप ने काटा था और तुम दोनों बेहोश थी, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। और थोड़ी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। कौन दोनों? तुम और रेवती। रेवती ने तुम्हारी जान बचाई है गंगा, जिसका तुम हमेशा तिरस्कार करती आई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे मेरी बच्ची को पहचानने में बड़ी गलती हो गई। अब तुम आराम करो। तभी रेवती को भी होश आता है। होश आते ही वो अपने माँ के बारे में पूछती है। माँ कैसी है पिताजी? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना?
ये सुनकर गंगा की आंखें भर आई। वो उठकर रेवती के पास आई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नहीं माँ, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। गंगा को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी से सौतेला व्यवहार करना बंद कर दिया। 2 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे दोनों घर आकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी के सौंदर्य को नहीं बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। मलकापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी निर्मला और बेटे शिरीष के साथ रहता था। उसका बेटा शिरीष बहुत होशियार और होनहार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आया करता था। ऐसे ही एक दिन रमेश को स्कूल के टीचर ने स्कूल में बुलाया। नमस्ते मास्टर जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? शिरीष ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। आपके बेटे को स्कॉलरशिप मिली है, वो भी 10वीं कक्षा तक। अब आपको उसकी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। और हाँ, वो स्कूल में अव्वल आया है। इस शनिवार को उसका सत्कार है, आप जरूर आइएगा। जी मास्टर जी, मैं जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ मास्टर जी, काम पर जाना है। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी निर्मला को ये खुश खबर सुनाता है। अरे सुनती हो निर्मला, हमारे बेटे का पहला नंबर आया है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। सच कह रहे हैं आप? मेरा बेटा बड़ा होशियार है। रमेश काम पर निकल जाता है और काम से जल्दी घर आता है। घर आकर शिरीष के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद शिरीष घर आता है, लेकिन उसका मुंह लटका हुआ होता है। ये देखकर उसके माँ और पिताजी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने रास्ते में एक छोटी बकरी को पकड़ के लेके जाते हुए देखा। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो रो रही थी। बेटा, किसी कारणवश उसके मालिक ने बेच दिया होगा। नहीं पिताजी, वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे वो बकरी बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे वो बकरी लाकर दोगे? मगर तू उस बकरी को पहचानेगा कैसे? मैं पहचान लूंगा पिताजी, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। रमेश और शिरीष दोनों बाहर जाते हैं। वो वहां जाते हैं जहां वो बकरी बेची जा रही थी। पिताजी, वो देखिए, वही बकरी है जो मुझे चाहिए। कौन सी? वो सफेद वाली? हाँ पिताजी, मुझे वही बकरी चाहिए। अच्छा, तू यहाँ रुक, मैं उनसे बात करके आता हूँ। रमेश बकरी बेचने वाले के पास जाता है और उससे बात करता है। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आई है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? हाँ भाई साहब, आप इसे खरीद सकते हो, मगर इसका कुछ फायदा नहीं। ये लंगड़ी है और दूध भी नहीं देती। अरे कोई बात नहीं, मेरे बेटे को पसंद आई है, यही काफी है। क्या कीमत है इस बकरी की? जी 3000 रुपए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपके थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा, चलेगा? रमेश भाई साहब, आप लेकर जाइए, थोड़े थोड़े करके दे देना। रमेश उस बकरी को अपने साथ लेकर घर आता है। उनका बेटा शिरीष अब बहुत खुश हो गया था। अब खुश हो ना मेरे बच्चे? अब इस बकरी को हमारे साथ ही रखेंगे, मगर इसे किस नाम से बुलाएंगे हम? इसका नाम हम चंपा रखेंगे। बहुत ही अच्छा नाम है इसका। चलो अब इसे कुछ खिलाते हैं। रमेश बकरी के लिए अच्छी ताजी घास काट कर लाता है। शिरीष को चंपा से बहुत लगाव हो गया था। वो उसकी अच्छे से देखभाल करता था। अब चंपा भी उनके घर के एक सदस्य की तरह रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, निर्मला, चंपा के उस दुकानदार को पैसे देने हैं, वो मैं कैसे दूंगा? आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हम कर लेंगे। अब रमेश बड़ी परेशानी में डूब गया था। वो हद से ज्यादा काम करने लगा था, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अजी, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत जरा खराब लग रही है। हाँ, थोड़ी थकावट लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये सब चंपा और शिरीष देख रहे थे। अरे चंपा, देखना मेरे पिताजी को क्या हुआ है। अरे निर्मला, उस बकरी वाले रंगा का कर्जा मैं कैसे चुकाऊं? आप मेरे गहने गिरवी रखकर उसके बदले में जो भी पैसे आएंगे उसे रंगा का कर्जा भर दीजिए। चंपा ये सारी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। ऐसा बोलकर चंपा रोने लगती है। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। चंपा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। चंपा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम चाहोगी तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकाल सकती हो और उससे किसी की भी मदद कर सकती हो। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। ऐसा कहके भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं।
चंपा मन ही मन भगवान का स्मरण करके अपने मुंह से एक हीरा बाहर निकालती है। हीरा निकालने के बाद वो जोर जोर से आवाज करने लगती है। उस आवाज से उसके पास ही सोया शिरीष उठकर खड़ा हो जाता है और चंपा के पास जाकर देखता है। उसे वहाँ एक चमकीला पत्थर नजर आता है। वो उस पत्थर को उठाता है। चंपा, ये पत्थर कहाँ से आया? शायद किसी ने फेंका होगा। मैं पिताजी को दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर शिरीष वो हीरा घर में लेकर जाता है और उसके पिताजी को दिखाता है। पिताजी, ये देखिए क्या है, अजीब सा पत्थर। अरे शिरीष, ये तूने कहाँ से लाया? पिताजी, ये चंपा के पास पड़ा था, मैंने उठाकर आपके पास लाया। अरे बेटा, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, हीरा। इसे सोनार के पास जाकर बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हें हमारे घर में कैसे मिला? जाने दो, सुबह देखेंगे। अब तुम सो जाओ। अगली सुबह रमेश उस हीरे को लेकर सोनार के पास जाता है। उसे उस हीरे के बदले बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। सबसे पहले जाकर वो रंगा का कर्जा चुका देता है और बचे हुए सारे पैसे घर लेकर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो? कल रात जो शिरीष लेकर आया था ना, वो पत्थर नहीं, सच में हीरा था। मैंने उसे बेच दिया और आए हुए सारे पैसों से रंगा का कर्जा भी चुका दिया। लेकिन निर्मला, इतना महंगा हीरा चंपा के पास कैसे था और अभी तक हमें नहीं मिला? इतना महंगा हीरा चंपा के पास कैसे आया? चलो उससे पूछते हैं। वो दोनों अपने आंगन में बंधी हुई चंपा के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे चंपा, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे सब पता है, ये सब मैंने ही किया है। मुझे भगवान से वरदान मिला है कि तुम तुम्हारी इच्छा अनुरूप किसी को भी हीरा दे सकती हो, इसीलिए मैंने एक हीरा आप लोगों को दिया। चंपा, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, भगवान की कृपा से मैं बोल सकती हूँ और ये सब मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चंपा, तुमने हमारी इतनी मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा अपने मुंह से एक और हीरा निकालकर रमेश और निर्मला को देती है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो चंपा को घास डालकर घर में जाते हैं। इस तरह अब उनके घर में कोई चिंता नहीं थी और चंपा के साथ सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पशुओं की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए।